नमस्कार। धर्मार्थम न तथा शीतलजलैः स्नानं न मुक्तावली न श्रीखण्डविलेपनं सुखयति प्रत्यङ्गमपि अर्पितं प्रत्यासज्जनभाषितं प्रभोति प्रायो यथा चेतसः सद्युक्त्या पुरस्कृतं सुकृतिनाम आकृष्टिमन्त्रोपमम्। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस व्याख्यानमाला में। अभी तक हम लोग देख रहे थे ध्वनि के अलग अलग भेद। इसमें प्रबंध में भी ये भेद होते हैं। तो प्रबंध में अर्थशक्ति उत्थ जो कि संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का एक अंग है, एक भेद है, उसमें अर्थशक्ति, शब्द शक्ति उत्थ, अर्थशक्ति उत्थ और उभय शक्ति उत्थ। तो कह रहे हैं कि जो अर्थशक्ति उत्थ है उसके 12 भेद, उसके 12 अंग होते हैं। आप जानते हैं, स्वतः संभवी और कभी प्रौढ़ोक्ति निबद्ध और कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति निबद्ध। इसके 4 अंग, वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु और अलंकार से अलंकार। इस तरह से 12 जो भेद हैं, ये 12 भेद अभी तक तो वाक्य में सबसे पहले बताए गए, अभी तक बताए गए, वो पद में बताए गए और अब प्रबंध में भी बताए गए। तो प्रबंध के उदाहरण दिए गए, ठीक है। तो प्रबंध के 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए, ठीक है, 2 उदाहरण प्रबंध के। अब प्रबंध के जो 2 उदाहरण बता दिए गए हैं तो वो उदाहरण तो एक ही माने जाएंगे, ठीक है, वो एक ही उदाहरण माने जाएंगे प्रबंध में। तो 11 तो बाकी है अभी, क्योंकि 12 होना चाहिए ना टोटल। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि बाकी के जो 11 हैं वो हम यहाँ पर ग्रंथ के विस्तार के भय से नहीं बता रहे हैं। तो अब नहीं बता रहे हैं, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य होगा कि हम अपने उसके लक्षण के अनुसार, उन सभी भेदों के लक्षण के अनुसार हम खुद अपना अपना बना लें, ढूंढ लें अपना, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अर्थशक्ति उत्थ ध्वनि के जो 12 भेद हैं वह पद में 12 हो गए, वाक्य में 12 हो गए और प्रबंध में भी 12 हो गए। इस तरह से उनको अगर अलग से देखा जाए तो उनके सबसे अधिक 36 भेद होते हैं, ठीक है। अर्थशक्ति उत्थ के 36 भेद होते हैं। ये बात आप लोगों को जानने की होती है। मैं थोड़ा सा भेदों की चर्चा कर दूं आप लोगों के साथ में। तो 35 भेद तो हमने कल तक देख लिया था। वाक्य में 18, जिसमें उभय शक्ति भी मिला करके था। उसके बाद उभय शक्ति को निकाल करके बाकी के जो 17 भेद थे वे पद में भी थे, तो ये पद वाले 17 उसमें जुड़ गए, तो 35 हो गए। और प्रबंध में 12 और जुड़े, जो आज अभी हमने बताए, कल चर्चा हो चुकी थी उसकी। प्रबंध वाले 12 भेद में से केवल एक ही उदाहरण दिया गया था, वो गोमायु और गृद्ध वाला, ठीक है। लेकिन उसको 12 मान लिया जाएगा, क्योंकि उदाहरण भले न दिया हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपने ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। अब तो यहाँ तक तो बात पहुँच गई है 12। अब हुआ कितना है इसमें? 12 किया तो कितना हुआ? 47 हो गया। 18, 17, 35 और 12, 47। अब इसमें एक और चीज़ वो जोड़ने जा रहे हैं, और वो चीज़ है पदैक देश रचना वर्णेष्वपि रसादयः। यानी रस आदि जो व्यंग्य है वो भी तो ध्वनि है ना। अब वो ध्वनि किसका है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जिसको एक भेद माना जाता है, उस एक भेद को भी अब तक हमने पद और वाक्य 2 के आधार पर 2 भेद तो अब तक बना चुके हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि वो जो रसादी है वह पद के एक अंश में भी होता है। पदैक देश यानी पद के एक देश में भी होता है। तो अब ये 2 जो अब तक था, वाक्य और पद वाला, उसमें अब ये पदैक देश एक जुड़ गया, नंबर 1। एक और उसमें जुड़ रहा है रचना, एक और उसमें जुड़ रहा है वर्ण, और अपि से प्रबंध, यानी 4 में ये जुड़ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें पदैक देश में भी रस निष्पन्न होता है, रस जो है व्यंग्य होता है। रचना में भी, रचना विशेष में भी रस जो है व्यंग्य होता है।
वर्ण में भी रस व्यंग्य होता है और प्रबंध में भी रस। अब यहाँ पर जो प्रबंध लाए, देखिए प्रबंध की स्थिति ये है कि संपूर्ण काव्य जहाँ पर लिखा जाए उसको प्रबंध काव्य कहा जाता है। अब प्रबंध काव्य तो वहाँ तक तो प्रबंधेषु अपि जो कहा और महाभारत का जो उदाहरण दिया वहाँ पर प्रबंध का अर्थ दूसरा है। यहाँ पर जो प्रबंध आप शामिल करेंगे उसमें नाटक ले आएंगे जो दृश्य काव्य है, तो उसको प्रबंध कहा है। तो ये चार इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये चार जब जुड़ गए तो रस के जो रसादि, ऐसे तो मूल रूप में एक था, असंलक्षित क्रम में व्यंग्य ध्वनि रसादि एक भेद था। अब एक भेद में फिर वाक्य और पद को लेकर के अलग अलग किया गया तो दो भेद हो गए, और उस रसादि में दो भेद के साथ साथ ये चार और जुड़ गए तो छह भेद हो जाते हैं। इस तरह से रस के छह भेद हो जाते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रस के छह भेद हो गए एक, और जब इतना हो गया तो अब पद के एक देश में ये रस कैसे निष्पन्न होता है उसका यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें इसका उदाहरण, रई केली हियणीय असण करण किसलय रुद्ध अणाण जुवलस्स रुद्रस्स तयणाणम पवई परिचुंबियम जयई। देखिए वैसे तो इष्ट देव के रति क्रीड़ा वगैरह का वर्णन वर्जित है अपने यहाँ शास्त्रों में, इसलिए कि जिसकी आप पूजा करते हैं उसकी रति क्रीड़ा, इसीलिए कालिदास ने जो 8वें सर्ग में कुमार संभव में 8वें सर्ग में जो शंकर पार्वती का वर्णन किया है उसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जो है ये दिया जा रहा है, रति केलि हृत निवसन कर किसलय रुद्ध नयन युगलस्य रुद्रस्य तृतीय नयनम पार्वती परिचुंबितम जयति। रति केली यानी रति क्रीड़ा हो रही थी शंकर पार्वती की, उसमें निवसन यानी वसन रहित हो गई पार्वती, यानी वसन रहित कर दिया शंकर जी ने, वसन यानी वस्त्र रहित। तो निवसन करने पर कर किसलय, अपने कर किसलय यानी कर किसलय हाथ रूपी किसलय के द्वारा रुद्ध नयन युगलस्य, दोनों आँखों को बंद किए हुए अपने कर कमल से, शंकर ने अपने कर किसलय से अपने दो हाथों से अपने दोनों आँखों को बंद कर लिया था, ठीक है। नयन युगल रुद्रस्य, अब ऐसे रुद्र के तृतीय नयनम, ऐसे रुद्र का तीसरा नयन तीसरी आँख पार्वती के द्वारा परिचुंबित किया गया, और पार्वती के द्वारा परिचुंबित वह तीसरा नयन जयशील हो रहा है, उसकी जय हो, ये कहना है। अब परिचुंबितम का मतलब कि परिचुंबन करने से भी बंद हो गया, वो भी तीसरा भी बंद हो गया। यानी रति क्रीड़ा के समय जो निर्वस्त्रता हो गई थी, निर्वसनता जो हो गई थी, यानी वस्त्रहीन जो पार्वती हो गई थी, वो उसको न देख पाए, इसके लिए उन्होंने दोनों आँखों को तो बंद कर लिया, ठीक है। और तो दोनों आँखों से कर किसरे हाथ तो पार्वती के थे, लेकिन उस हाथों से उन्होंने दोनों युगलों को बंद कर दिया था। अब तीसरी आँख को कैसे बंद करें, तो उसको उन्होंने जो है परचुंबित कर दिया, जो चुम्बन कर लिया, तो उससे इस तरह से बंद हो गया वो भी, तो तीनों आँख बंद हो गए। अब यहाँ कह रहे हैं अत्र जयति इति न शोभते इति न तो शोभते, यहाँ जयति शब्द कह रहे हैं। अब परिचुंबितम तृतीय नयन, पार्वती द्वारा परिचुंबित तीसरा नय जयशील हो रहा है, तो शोभते भी लिख सकते थे, ठीक है ना। तो शोभते नहीं लिख करके उन्होंने जयति शब्द लिखा है, तो वही कह रहे हैं कि समाने भी स्थगन व्यापारे लोकोत्तरेण एवं व्यापारेण अस्य पिधानमिति तदेव उत्कृष्टम। ढकने का काम तो दोनों में हुआ, दोनों आँखों को ढक दिया पहले ही, तीसरे आँख को ढकी नहीं, परिचुंबन किया तो वहाँ पर भी वो आँख ढक गई, आँख बंद हो गई। तो वही कह रहे हैं कि समाने भी स्थगन, अगर शोभते कहते तो या ढकते जो भी करते तो व्यापार स्थगन व्यापार तो दोनों हुआ, लेकिन परिचुंबन रूप जो लोकोत्तर व्यवहार था, व्यापार था, इससे जो ढकने का काम किया गया वह उत्कृष्ट है।
यह बताने के लिए उन्होंने जयति शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, पदैक देश यानी तिंग रूप, आप जानते हैं ना, जयति जो है तिंगंत है, तो सुप तिंगंतम पदम। ठीक है, तो पद का, पद जानते हैं जिसमें तिंग प्रत्यय लगा हो या सुप प्रत्यय लगा हो, उसको पद कहा जाता है। तो यहाँ पर तिंग प्रत्यय लगा है इसलिए पद है, और ती जो प्रत्यय है वो पदैक देश है, इसलिए यहाँ पर जो है ये व्यंग्य हो रहा है। जयति शब्द जो है व्यंग्य हो रहा है। शोभते भी लिख सकते थे पर नहीं लिखा, क्योंकि उत्कृष्टता जयति शब्द से आती है, इसीलिए। या क्योंकि ये लोकोत्तर व्यापार हुआ ना, ये इस तरह से कोई जल्दी आंख बंद करने के लिए आपको आंख को चुमना शुरू कर दीजिए, ये तो लोकोत्तर व्यवहार हुआ। इसीलिए इसको जो है उन्होंने ये व्यंग्य है और उसकी उत्कृष्टता बताई जा रही है। तीसरी आंख को बंद करने का जो उपाय किया गया परिचुंबन, वह जो है उत्कृष्ट है, लोकोत्तर है, इस तरह से उसकी व्यंजना निकलती है। इसलिए जयति शब्द से रस की यहाँ पर व्यंजना। अब यहाँ क्या है, सम्मुख श्रृंगार है, सम्मुख श्रृंगार है, तो सम्मुख श्रृंगार के लिए जयति शब्द जो है व्यंग्य हुआ, ये कहना है। यथावा आगे, यथावा प्रेयान सोयम अपाकृतः सशपथम पादानतः कांतया द्वित्राणि पदानि वास भवनात् यावत् न याति उन्मनाः तावत् प्रत्युत पाणि संपुट गलन नीवी निबंधम धृतौ धावित्वा एव कृत प्रणामकम अहो प्रेमणो विचित्रा गति। ठीक है, दोनों नायिका ने उलाहना दी होगी कि तुमने फलाने को देखा, उसके साथ ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह। उसने सफाई दी, नायक ने, कि नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। शपथ खाया, प्रेयान यानी प्रेमी, सह अयम वो ये जो प्रेमी है वो, सशपथम शपथ पूर्वक यानी शपथ खाते हुए, सौगंध खाते हुए, पादानतः पैरों पर गिरा हुआ भी, वह कांताया अपाकृतः कांता के द्वारा डांटा गया। अपाकृता यानी उसकी भर्त्सना की गई, उसने डांटा उसको, बट ऐसा। अब जब वो डांटा तो ये बेचारा निराश होकर के द्वित्राणि एव पदानि वास भवनात् यावत न, फिर वो उन्मन हो गया, यानी अन्य मनस्क हो गया, वो निराश हो गया। तो निराश होकर के जब वह वास भवन से यानी घर से जैसे ही 2-3 पद यानी कदम आगे बढ़ा गया, बाहर जाने के लिए, दूर जाने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा या जैसे ही गया, तावत वैसे ही प्रत्युत बल्कि पाणि संपुट गलत नीवी निबंधम। अब ये पूरा शब्द जो है अव्यय है, क्रिया विशेषण है। पाणि संपुट यानी हाथ के से नीचे सरकते हुए नीवी को पकड़ करके, नीवी के बंधन को, गलत नीवी निबंधन मतलब कि जो करधनी की गांठ थी वो ढीली हो रही थी, उसको पाणि के संपुट से पकड़े हुए, धृतः, ठीक है, वह पकड़ लिया, वो प्रेमी जो है पकड़ लिया गया, धावित्वा एवं दौड़ करके वो पकड़ लिया गया। और किस तरह, कृत प्रणामकम यानी प्रणाम पूर्वक वो पकड़ लिया, अरे भाई मत जाओ, मैं तुम्हें, मैंने गलती किया, तुम मत जाओ, अब मैं माफ़ी मांगती हूँ, इस तरह से। कृत प्रणामकम धावित्वा एवं धृतः, दौड़ कर ही वो पकड़ लिया गया उस नायिका के द्वारा, नायिका ने पकड़ लिया। तो एक हाथ से उसने पकड़ा और एक हाथ से वो अपने करधनी वो क्या बोलते हैं, अपनी पेटीकोट पकड़ी हुई थी, इस तरह से। तो पाणि संपुट गलत नीवी निबंधम, ठीक है, पानी के संपुट में पानी हाथ में जिसका नीवी निबंधन जो सरक रहा था उसको पकड़ी हुई वह नायिका, उस नायिका के द्वारा धावित्वा दौड़ करके और प्रणाम पूर्वक वह पकड़ लिया गया, भाई जाना मत। अब आगे क्या कहते हैं, अहो, अरे वाह, अहो विचित्रा, अहो प्रेमणो विचित्रा गति ही, प्रेम की गति विचित्र होती है। ठीक है, क्या बात है, मतलब कितना आश्चर्य की बात है कि पहले तो उसने डांटा, फटकार दिया, और इस कदर फटकारा कि वो जो है निराश होकर बेचारा जाने लगा, और जब जाने लगा तो देखी कि अब तो चला ही जाएगा, इसलिए वो जो है दौड़ करके, दशा क्या है कि जहाँ करधनी जो है, नहीं करधनी नहीं, वो जो
रसना, उसकी रसना जो है सरक रही थी, उसका बंधन टूट रहा था, उसको एक हाथ से पकड़े, उसको दूसरा हाथ से पकड़ के खींच रहे, उसको प्रणाम भी किया कि भाई मत जाओ मत जाओ, माफ़ करना, इस तरह से। तो यह प्रेम की विचित्र गति है। ठीक है, अब आगे चले, इसका क्या स्पष्ट। अत्र पदानि इति नतु द्वाराणि, दो तीन घर तो होते हैं, तो बहुत सारे घर होते हैं, तो ऐसा नहीं कि घर से निकला और दो तीन घर के दरवाजों को पार किया बाहर जाने के लिए तब जाके पकड़ी हो, ऐसा नहीं। द्वित्राणि पदानि, दो तीन पद यानी मतलब कदम, दो तीन कदम, दो तीन पग, जैसे ही वो चला वो पकड़ लिया गया इस नायिका के द्वारा। तो इस तरह से इसमें अब देखिए, दो तीन पग, इस द्वार, इस कथन से नायिका को उत्कट संभोगाभिलाषा थी, यह बात व्यंजित हो रही है। और इसलिए प्रातिपदिक, ये तो प्रातिपदिक है ना, क्या पद, उसमें आनी पदानी, द्वित्राणि पदानी, यानी दो तीन पदम, तो जो है उस प्रातिपदिक रूप पदैक देश से, यानी पद से, पद आया ना शब्द, तो पद से वह जो है संभोग श्रृंगार रस की व्यंजना हो रही है, ये बात है, ये उसी का उदाहरण है। तिंग सुपोर यथा, देखिए तिंग हो गया जयति वाले में, शंकर भगवान वाले में, अब वो सुप हो गया, तो सुप में आप जानते हैं ना, अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, जो सार्थक हो, धातु न हो और जिसमें प्रत्यय न लगा हो उसको प्रातिपदिक कहा जाता है। और वही प्रातिपदिक यहाँ पर जो पद शब्द है, जो पदैक देश माना जाएगा, क्योंकि अभी प्रत्यय हटा दीजिए तो पदैक देश हो गया, तो क्योंकि पद तो तब बनेगा जब उसमें उस प्रातिपदिक में प्रत्यय लगेगा, सुप्तिंगंधम पदम से, तो केवल पद शब्द से जो है ये व्यंजना निकलती है और संभोगाभिलाषा की उत्कृष्टता यहाँ दिखाई जा रही है व्यंजना के द्वारा। तो ये जो है पदैक देश माना जाएगा। तो प्रातिपदिक रूप पदैक देश से जो व्यंजना निकली उसका यह उदाहरण है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। ठीक है, हाँ ये हो गया। तो अब देखिए, तिंग का अलग से किया, तिंग की व्यंजना किस तरह से होती है वो दिखाया, अब सुप की व्यंजना किस तरह से वो दिखाया। अब आगे तिंग सुपोर यथा, तिंग और सुप दोनों का एक साथ। ठीक है, तिंग और सुप दोनों का एक साथ कैसे होता है, उसकी व्यंजना कैसे होती है वो दिखाते हैं। अब देखिए, ये जो पदैक देश कहा, उस पदैक देश की लिस्ट लंबी है। ठीक है, वो थोड़ा चलेगा, उसके बहुत सारे उदाहरण आएंगे। देखिए, पथि पथि शुक चंचु चारुहु आभांकुराणाम दिशि दिशि पवमानो विरुधाम लासकश्च नरि नरि किरति द्राक सायकान पुष्प धन्वा पुरी पुरी विनिवृत्ता माननी मान चर्चा। वाह, क्या बात है। कह रहे हैं कि वसंत ऋतु का की आगमन हुआ है, उसका वो ऋतु है, उसमें हुआ क्या है, तो कह रहे कि पथि पथि, हर रास्ते पर, हर मार्ग पर, शुक चंचु चारुहु आभांकुराणा। ठीक है, यानी तोतों के चोंचों के समान, तोते होते हैं उनके चोंच, और उनके चोंचों के समान लाल लाल उगे हुए अंकुरों की आभा। ठीक है, आभांकुराणा यानी अंकुरों की आभा दिखाई पड़ रही है हर रास्ते पर। ठीक है, दिशि दिशि पवमानो विरुधाम लासकश्च, हर दिशा में जिधर देखिए उधर लताओं को नचाने वाला पवन बह रहा है। हर दिशा में पवमाना यानी पवन, लताओं को नचाने वाला पवन बह रहा है हर दिशा में। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे, नरी नरी किरति द्राक सायकान पुष्प धनवा। नरी नरी, आप जान लीजिए, नरी शब्द है, एक तो नर शब्द है जो अकारांत होता है, और एक नरी शब्द है, नरी यानी रिकारांत शब्द है, वो भी नर का ही वाचक होता है, पुरुष का वाचक होता है। रूप चलेगा ना नरौ नरः, नरम नरौ नरीन, नरा नृभ्याम नृभिः, नरे नृभ्याम नृभ्यः, नुः नृभ्याम नृभ्यः, नुः नरोः नृणाम, नरी, देखिए सप्तमी एक वचन में, नरी नरोः नृषु, हे नः हे नरौ हे नरः। ठीक है,
तो इस तरह से नरी शब्द सप्तम्यंत है एक वचन में, नरी नरी यानी हर व्यक्ति में, हर पुरुष में। किरति द्राक सायकान पुष्प धनवा, द्राक का मतलब जल्दी जल्दी, शीघ्रता के साथ। पुष्प धनवा जो कामदेव है, कामदेव बाणों को फेंक रहा है। किरति यानी छींट रहा है, किरति यानी छींट, बिखेरना, बाणों को बिखेर रहा है हर व्यक्ति में, हर आदमी में। और पूरी पूरी विनिवृत्ता माननी मान चर्चा, पूरी पूरी हर नगर में माननीयों के मान की चर्चा पूरी हो गई है, खत्म हो गई है, हो ही नहीं रही है। अब देखिए, जो घटना बाद में होनी चाहिए वो घटना पहले हो गई, ठीक है। जो घटना बाद में होनी चाहिए वो घटना पहले हो गई। यानी पुरुषों पर बाणों, कामदेव के द्वारा बाणों की वर्षा की जाए, तब जाके ये पुरुष नायिकाओं को या माननीयों को मनाएं, और मनाने के बाद तब जाकर के माननी माने, तब विनिवर्तन होता है। तो अभी तो किरति शब्द है ना, किरति क्रि धातु है, फेंकना, तो ये जो है क्रियापद है, वर्तमान काल, अन्य पुरुष एक वचन। कौन कर रहा है? कामदेव। यानी जो क्रिया है वो साध्यावस्थाना वो साध्यावस्था में होती है। तो साध्यावस्था का मतलब कि वो क्रिया अभी बाकी है, कुछ क्रिया की शुरुआत तो हो गई है लेकिन क्रिया पूरी होना बाकी है। तो अभी तो हर मनुष्य में बाण को फेंकने वाला काम अभी चल रहा है, उसके पहले ही माननीयों के मान की चर्चा पूरी हो गई। यानी अब कोई बातचीत नहीं करता, यानी माननीय मान गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से अत्र किरति इति किरणस्य साध्यमानत्वात्, यहाँ पर किरति शब्द है ना, तो किरण यानी फेंकने की जो क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। कृ धातु का अन प्रत्यय लगा करके किरण, इसीलिए वो सूरज की किरणों को भी किरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो फेंकी जाती हैं, सूर्य के द्वारा चारों तरफ फेंकी जाती हैं। तो फेंकी जाती हैं इसलिए चारों तरफ फैल जाती हैं, वो फैल जाती हैं तो चारों तरफ प्रकाश होता है, ये कहना है। तो किरण इसीलिए हुआ। तो क्रियते इति किरणम, ऐसा है। तो जिनको फेंका जाता है तो वही किरण रूप जो साध्य मानता है, यानी फेंकने का काम तो अभी शुरू तो हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले ही बाद में होने वाला काम पूरा हो गया। कौन? माननी मान चर्चा की जो विनिवृत्ति है, पूरा होने की जो घटना है वो पहले ही हो गई है। तो वही कह रहे हैं कि पूरी विनिवृत्ता माननी मान चर्चा। तो वही वो कह रहे हैं यहाँ पर, अत्र किरति किरण साध्यमानत्वात्, किरण से साध्यमानत्वात्, निवृत्ता इति निवर्तनस्य सिद्धत्वं तिंग तिंगा सुपाच। देखिए, निवृत्ता कर देने से कर्मणि भूत कृदंत हो गया, तो वो भूतकालिक क्रिया हो गई। अब भूतकालिक क्रिया हो गई यानी वो घटना घट चुकी है, ठीक है। तो घट चुकी है, इतना ही नहीं, वो सिद्ध पद भी हो गया। तो सिद्ध पद हुआ तो निवृत्ता में आपने सुप प्रत्यय लगाया और किरति में तिंग प्रत्यय लगाया। तिंग प्रत्यय जिसमें लगता है वो साध्य होता है और सुप प्रत्यय जिसमें लगता है वो सिद्ध होता है। तो बाद में होने वाली घटना पहले सिद्ध हो गई, ठीक है। तो व्यंजना ये निकलती है कि अत्र तो प्रत्ययेन, यहाँ पर भूतकालिक प्रत्यय जो तो लगा, कर्मणि भूत कृदंत का प्रत्यय जो तो लगाया गया है, उससे यह व्यंजित होता है कि माननीयों की मान की चर्चा पूरी हो चुकी है। वही अतितत्वम द्योत्यते, माननीयों के मान की चर्चा भूतकाल की घटना हो गई है, यह बात यहाँ व्यंजित हो रही है। तो वही बताने के लिए यहाँ पर इन्होंने तिंग सुपो हो दोनों का, क्योंकि तिंग हो गया ना, किरति तिंग हो गया और सुप यह है विनिवृत्ता हो गया। तो इस तरह से तिंग और सुप दोनों का उदाहरण यहाँ बन जाता है। अब आगे विप्रलंब श्रृंगार का अब आगे उदाहरण दे रहे हैं। बता यथावा, बता यानी यथावा दूसरा श्रृंगार का ही। अब देखिए, सारे ये सब सम्मुख श्रृंगार के ही उदाहरण हैं, वो भी हो गया, ये भी हो गया। अभी आगे जो आ रहा है वो भी उसी का है। करे लिखन आस्ते भूमिम बहिरवनतः प्राणदयितो निराहारः सख्यः सतत रुदितो क्षूण नयनाः परित्यक्तं सर्वं हसित पठितं पंजर शुकैः तव अवस्था च इयं विसृज कठिने मानव अधुना। सखियां उसको मना रही है, ठीक है। कोई एक सखी होगी, वही कह रही है
पहले तो वर्णन कर रही है कि दशा क्या हुई है, पहले जान लो। तो कह रहे हैं कि वही यानी बाहर सिर झुकाकर तुम्हारा प्रेमी भूमि को लिख रहा है। ठीक है, भूमि में लिखन आस्ते, भूमि को लिख रहा है। निराहारा, बिना खाए तुम्हारी सखियां हमेशा रोते रोते रहने के कारण आंखें फूली हुई, उनकी आंखें फूल गई हैं, बार बार रोने की वजह से उनकी आंखें फूल गई हैं। परित्यक्तम सर्वम हसित पठितम, हंसना और पढ़ना सब कुछ छोड़ दिया है। पंजर शुकई ही, पिंजरे में रहे हुए जो तोतों ने हंसना और पढ़ना दोनों काम छोड़ दिया है। तब अवस्था और तुम्हारी ये दशा है, तुम्हारी ये दशा है, इतना ये दशा है कि तुम अभी भी मान नहीं रही हो। ये कहना है, ये तुम अभी मान नहीं रही हो। इसलिए हे सखी, हे कठिने, कठिन हृदय वाली, विसृजमानम अधुना, अब तो तुम अपने मान को छोड़ो। यानी अब अभी ये परिस्थिति है कि सिर झुका करके वह तुम्हारे आगे बाहर जो है तुम्हारा प्रेमी भूमि पर कुछ लिख रहा है, लिखन आस्ते। ठीक है, और यानी एक्चुअली क्या है, लिखन आस्ते का मतलब, भूमि में लिखन आस्ते का मतलब भूमि पर कुछ लिख रहा है, यानी गूंज रहा है। हिंदी में उसको गूंजना कहते हैं। यानी ऐसे नहीं लाइन इधर उधर करते हैं, तो वहाँ लिखना सब प्रयोजन नहीं है। ऐसा नहीं कि लिख धातु तो वो है ना, सकर्मक है। आपको एक पत्र लिखना है, लेख लिखना है, निबंध लिखना है, कुछ भी लिखना है, उस तरह का लिखना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एट रैंडम कुछ भी कर रहा है वो, ऐसा भूमि, इसलिए भूमि शब्द का प्रयोग किया है। तो अब देखिए, अब अर्थ तो आपको मालूम हो गया। अब इसमें व्यंजना किस तरह से निकलती है वो देखना चाहिए। अत्र लिखन इति न तो लिखती, है ना, लिखन आस्ते है, यानी लिखता हुआ है। अब देखिए एक बात और है, जान लीजिए। कृदंत लगभग 6 होते हैं, नहीं है तो कृदंत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिनसे वाक्य में जिनकी भूमिका ज़्यादा दिखाई पड़ती है वो है वर्तमान कृदंत, भविष्यत कृदंत, विध्यर्थ कृदंत और भूत कृदंत। ठीक है ना, फिर से ना, वर्तमान कृदंत, भूत कृदंत हो गया, भविष्य कृदंत हो गया, विध्यर्थ कृदंत हो गया, पूर्वकालिक कृदंत है और हेतुवर्थ कृदंत है। इतने को हम देख करके चलें, बाकी तो बहुत सारे कृदंत होते हैं। इनमें से जो वर्तमान कृदंत है और जो भविष्य कृदंत है, ठीक है, और जो पूर्वकालिक कृदंत है और हेतुवर्थ कृदंत है, ये सब गौण, हमेशा गौणावस्था में रहते हैं। ये कभी मुख्य नहीं होते हैं, ये मुख्य क्रिया का काम नहीं करते हैं, ये पूर्णी क्रिया नहीं बनाते हैं। ये है, ये पूर्णी क्रिया नहीं बनाते हैं। पूर्णी क्रिया का मतलब ये हुआ कि जिस क्रिया से वाक्य पूरा होता हो उसको पूर्णी क्रिया कहेंगे। तो विध्यर्थ कृदंत तो पूर्णी क्रिया बनाएगा, ठीक है, वो कभी गौण नहीं होता, वो मुख्य क्रिया होता है। उसी तरह से भूत कृदंत भी मुख्य क्रिया होता है, लेकिन वर्तमान कृदंत हमेशा मतलब गौण होता है। सॉरी, विध्यर्थ कृदंत प्रधान होगा, भूत कृदंत भी प्रधान होगा, लेकिन वर्तमान कृदंत जो है गौण होगा, और भविष्यत कृदंत भी गौण होगा, और पूर्वकालिक कृदंत जो शब्द बनेगा और हेतुवर्थ कृदंत, ये तो गौण होते हैं, गौण तो होंगे ही होंगे, ये अव्यय भी होते हैं, इनका रूप नहीं चलता है। ठीक है, ये विशेषण नहीं बनते, ये क्रिया विशेषण कह लीजिए, या इनको क्रिया विशेषण भी नहीं कहेंगे, ये अव्यय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये स्थिति होती है। अब यहाँ जो लिखन शब्द है वर्तमान कृदंत हुआ, वर्तमान कृदंत है तो इसलिए वो अप्रधान है, गौण है। ठीक है, तो गौण है। आप देखिए, वही कह रहे हैं कि यह अत्र लिखन इति न तो लिखति, यानी पूर्णी क्रिया नहीं बन रही है, वो लिखता हुआ है। आस्ते का मतलब बैठा है, लिखते हुए बैठा है, बैठा हुए मतलब बैठा है। भूमि में लिखन आस्ते, तो वही कह रहे हैं कि भाई अत्र लिखन इति न तो लिखती, भाई लिख नहीं रहा है, बाकी लिखता हुआ है, गूंज रहा है, आलतू फालतू लिख रहा है कुछ। तथा आस्ते इति न तो आसिता, भाई बैठना जारी है, वो तब तक बैठा रहेगा, यानी बैठना जारी है अभी उसका, यानी वो तब तक बैठा रहेगा जब तक तुम मान नहीं जाओगी, तुम्हारे मानने तक वो बैठा रहेगा। आस्ते इसलिए कहा, तिंग प्रत्यय है, लिखा न तो आसिता, यानी बैठने वाला काम पूरा नहीं हुआ है, वो भी अभी जारी है। तो यहाँ तो एक तो लिखन और दूसरा यहाँ आस्ते, तो भूतकाल की बात नहीं हो गई है, वो इतना ऐसा नहीं कि बैठ करके चला गया है,
अभी भी बैठा हुआ है। आप जानते हैं वैसे तो दूसरी चर्चा हो जाएगी व्याकरण की, लेकिन अंग्रेजी में एक कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में वह जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा कहेंगे वह जा रहा है, तो वह जा रहा है तो ही इज़ गोइंग। लेकिन वह बैठ रहा है तब क्या करना, तो ही इज सिटिंग आप कहिए। एक्चुअली वो ही इज सिटिंग कहिए या ही सिट्स, एक ही बात है, दोनों में कंटिन्यूटी आ ही जाती है। इस तरह आई, जैसे मान लीजिए सोच रहा है, ठीक है ना, तो सोच रहा है का मतलब क्या हुआ कि सोचने का काम जारी है, तो सोचने का काम जारी तो है, लेकिन उसमें भी इंडेफिनिट का प्रयोग आप कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग कभी नहीं बोलते हैं, आई थिंक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात होती है। यहाँ पर भी आप देखिए लिखन आस्ते यानी लिखता हुआ, लिख रहा है, लिखता हुआ है अभी या लिख रहा है। न तो आसिता, भूतकाल की बात नहीं है, अभी भी लिखना जारी है, लिखना जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक तुम मान नहीं जाओगी, ये है। अपितु प्रसाद पर्यंतम आस्ते पर, तुम्हारे खुश होने तक वो रहेगा। इति भूमिम इति, न तो भूमि पर लिख रहा है ऐसा नहीं, भूमि को ही लिख रहा है। दैट मीन्स भूमि में भले कोई प्रयोजन ना हो, कुछ भी नहीं लिख रहा है, ऐसे इधर से उधर लाइन खींच रहा है, तो इसलिए भूमिम इति न तो भूमौ, ये भी व्यंग्य है यहाँ पर। न ही बुद्धिपूर्वकम अपरम किंचित लिखति, करे बुद्धिपूर्वक को कुछ दूसरी कोई चीज़ लिख रहा हो, कोई पत्र लिख रहा हो, किसी का नाम लिख रहा हो, अपना ही नाम लिख रहा हो, ऐसा नहीं है। वो तो ऐसे ही बस यूँ लाइन खींच रहा है इधर से उधर। इति तिंग शुभ विभक्ति न, इस तरह से तिंग और शुभ विभक्तियों का यहाँ की व्यंजना यहाँ पर हो रही है, ये कहना है। अब आगे चलें, अब दोबारा इसको आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। तो आगे संबंध से यथा, संबंध का जैसे है, तो कह रहे हैं कि गाम रुहम्मि गामे वसामि नौरठीम न जानामि नारियाणम पैणो हरेमि जा होमी सा होमी। एक लड़की है, देखिए युवती, कह रही है कि मैं गांव में जन्मी हूँ, गांव में ही रहती हूँ, नगर की स्थिति को, भाई शहर की का जो वातावरण है, शहर के स्थिति को मैं नहीं जानती हूँ, न जाना भी नगर स्थिति, लेकिन नागरिकाणाम पतीन, नगर में रहने वाली स्त्रियों के पतियों को मैं हर लेती हूँ, आकर्षित कर लेती हूँ। फिर आप हमको जो कहना हो कहें, कोई बात नहीं। या भवामी सा भवामी, मैं जो हूँ सो हूँ। अब देखिए कितनी उच्छृंखल बात ये कह रही है। गांव में जन्मी हूँ, गांव में रहती हूँ, नगर की स्थिति को नहीं जानती हूँ, फिर भी नगर की स्त्रियों के पतियों को मैं आकर्षित कर लेती हूँ, हर लेती हूँ। फिर आपको जो कहना है कहिए, मैं जो हूँ सो हूँ। अत्र नागरिकाणाम इति षष्ठी विभक्ति है ना, नागरिकाणाम, नागरिकाणाम बहुवचन है, वो भी षष्ठी बहुवचन है, यानी एक दो नहीं, बहुत सारे। उनकी स्त्रियों, उनके पतियों को मैं हर लेती हूँ, आकर्षित कर लेती हूँ। तो इस तरह से यह षष्ठी विभक्ति यहाँ व्यंग्य है। गांव में रहने वाली एक स्त्री नगर के लोगों को न जानते हुए भी उनको आकर्षित कर ले, कितनी बड़ी बात हो गई। आगे चलें। रमणीय क्षत्रिय कुमार आसीत इति काल, काल भी व्यंजक होता है। राजा जनक के वहाँ सीता के विवाह के लिए शिव के धनुष को जो रखा गया था, उस शिव के धनुष को राम ने तोड़ दिया। बहुत सारे राजा प्रयास किए, किसी ने नहीं तोड़ा, राम ने तोड़ दिया। इसकी सूचना मिल गई परशुराम को। तो तब तक, जब तक वो नहीं तोड़े थे, तब तक तो रमणीय क्षत्रिय कुमार थे परशुराम के लिए। राम जो है परशुराम के लिए सुंदर क्षत्रिय के बेटे थे, क्षत्रिय राजा के बेटे थे, बड़े सुंदर थे। ये बात धनुष तोड़ने से पहले की थी। ऐसा ही भग्न महेश्वर कार्मुकम दाशरथिम प्रति कुपितस्य भार्गवस्य उक्ति। अब कह रहे कि भाई ये तो भूत का, अरे वो था, भूल गया मैं भी अब उसको मैं सुकुमार नहीं कर सकता हूँ, रमणीय नहीं कर सकता हूँ। अब तो उसके ऊपर मैं हमला करने जा रहा हूँ, मारूंगा अब उसको, क्योंकि उसने महेश्वर के धनुष को तोड़ दिया है। भग्न महेश्वर कार्मुकम,
यानी महेश्वर के कर्म को, महेश्वर के धनुष को तोड़ने वाला दाशरथिम प्रति, राम के प्रति क्रुद्ध हुए भार्गव, यानी परशुराम की यह उक्ति है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं उसको मारने जा रहा हूँ, अब वो मेरे कोप का भाजन है, अब वो रमणीय नहीं रहा, था कभी भूतकाल की बात है, अब नहीं है, ये है। तो इस तरह से ये जो है ये किसका है, रौद्र रस की अभिव्यक्ति यहाँ पर हो रही है। और जो है प्रत्ययांश में, ठीक है ना, प्रत्ययांश में क्षत्रिय, प्रत्ययांश का मतलब कि काल, काल है ना, आसीत लिखा ना उसने, आसीत। अब एक काल की वजह से, यानी अब इस समय नहीं है, भूतकाल की बात हो गई वो रमणीयता उसकी। अब आगे चलें, वचन। अब देखिए वचन में वचनस्य यह था, वचन की भी व्यंजकता किस तरह से है। ताणम गुणगहाणाणम ताणुकंठाणम तस्पेमस्स ताणम भणियाणम सुंदर ईर्ष्यम जावम अवसानम तेषाम गुणग्रहणानां तासाम उत्कंठानां तस्य प्रेमणः तासाम भणितीनां सुंदर ईदृशम जातम अवसानम। कह रही है कि हे सुंदर, उन गुण ग्रहणों का, गुण का ग्रहण होता है ना, कोई किसी के साथ प्रेम करता है तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, रोमांस शब्द उसी में आया था, अंग्रेजी साहित्य में रोमांस हेमलेट में ही आता है। ठीक है, हेमलेट में आता है, नहीं है ओथेलो, सॉरी ओथेलो में, हेमलेट में नहीं, ओथेलो में आता है। ओथेलो हीरो है और डेस्डेमोना हीरोइन है। तो वो रोज़ जो है कुछ न कुछ पुरुषार्थ वाला, वीरता वाला काम करके आता था, और ये जानती थी, सब लोग चर्चा करते थे, तो डेस्डेमोना उस पर आकर्षित हो गई, उस पर केस चलाया गया। हाँ, आकर्षित हो तो उसका जो पिता था डेस्डेमोना का, उसने केस किया, केस इस रूप में किया, ड्यूक, वो तो ये भी भूतपूर्व ड्यूक था, बूढ़ा हो गया था, लेकिन वर्तमान ड्यूक था, उसके सामने उसमें कोर्ट में केस किया। अब केस किया तो कहा उसने कि दिस ओथेलो हैज़ प्लेड विचक्राफ्ट टू माई डॉटर, दैट इज़ वाई ही हैज़ ट्रैप्ड हर एंड शी हैज़ फॉलन इनटू लव विद हिम, ऐसे इस तरह से। अब टोना, जादू टोना करने पर केस चलाया गया उस जमाने में। शेक्सपियर ने इस तरह का वर्णन किया है, समझे। अब केस चलाया गया, तो केस जब चलाया जा रहा है तब उसने जो है पूछा गया उससे, चलो भाई तुमने कौन सा जादू किया, चलो बताओ किस तरह से, क्यों ये लड़की तुम्हारे प्रेम में पड़ गई, क्यों इसको तुमने आकर्षित कर, तुमने उसको बहलाया होगा, फुसलाया होगा, जादू टोना किया होगा। मूल बात तो ये थी कि जादू टोना किया होगा। तब वो जो है अपने सारे कारनामों को, पूरी एक लिस्ट हमको याद नहीं है पर मैंने कहीं लिखा है उसको, लेकिन सब कहने के बाद अंत में जो कह रहा है वो सुनने लायक है। वो कह रहा है कि दिस ओनली वॉज द विचक्राफ्ट, मैंने इतना इतना सब मैं करता था, सभी लोग जानते थे, ये भी सुनती थी, जानती थी, और वो उसके बगल में ही रहता, पड़ोस में ही रहता था। तो वही लड़की सब जान करके, उसके सारे रोमांस को जान करके उसके ऊपर आकर्षित हो गई थी। तो वही कर भाई, इतना इतना सारा जब मैं काम करता था तो उसको सुन करके ये मेरे ऊपर आकर्षित हो गई, मुझसे प्रेम करने लगी। दिस ओनली वॉज द विचक्राफ्ट आई हैव प्लेड टू विन द लव ऑफ हिज डॉटर। ये वाक्य है, हमने कोट किया है, इसको जान लीजिए, शेक्सपियर में, ओथेलो में आप पाएंगे। ठीक है, तो गुण ग्रहण की बात जो आ गई है वो इस तरह का है। ठीक है, तो ताणम गुण ग्रहणाणम, उन गुण ग्रहणों का, उन उत्कंठाओं का, और उस प्रेम का, और उस भणितियों का, यानी कथनों का, बातचीत का, जो भी बातचीत चलती थी, इन सब का ऐसा अवसान, हे सुंदर, हो गया। बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है, हे सुंदर। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि श्रृंगार रस की व्यंजकता हो रही है। हाँ, ठीक है ना। आगे रौद्र रस हो गया, यहाँ पर रस की व्यंजकता है, वही विप्रलम्ब श्रृंगार होगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पर वचन कहा ना, वचन से यह था,
सब में बहुवचन है, गुणग्रहणा नाम, उत्कंठा नाम और भणिति नाम और तस्य प्रेमणा बहुवचन। प्रेम तो एक ही है, एक प्रेम की वजह से सारे गुण ग्रहण हुए वगैरह वगैरह सब हुए और उसका ये अवसान हो गया। तो यहाँ पर अत्र गुण ग्रहण आदि नाम बहुत्वम, गुण ग्रहण आदि की बहुवचनता और प्रेमणश्च एकत्वम, प्रेम एक, इस तरह से द्योत्यते, इस तरह से जो है व्यंजना निकल रही है एक वचन से। ठीक है, तो अब आगे चलें। पुरुष व्यत्ययस्य, पुरुष का भी व्यत्यय होता है। ठीक है, हमारे पास समय है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, हालांकि अब आज समय मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कल भी बताऊंगा, क्योंकि वो निपात, हाँ उपसर्ग वगैरह आएगा तब मैं बताऊंगा, अभी तो ये चलने दीजिए। पुरुष का भी व्यत्यय होता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि वाक्य हम जब बनाते हैं तो क्रिया में जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी होती है। ठीक है, अब ये तो हो गया नियम, लेकिन काव्य में हास रस इत्यादि में, हास रस में ही खास करके पुरुष का व्यत्यय भी करने की छूट पाणिनि ने भी दी है। ठीक है, पाणिनि ने भी पुरुष का छूट देने की, जैसे मान लीजिए कि मध्यम पुरुष के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग आप करें, ठीक है ना, और मध्यम पुरुष के लिए, उत्तम पुरुष के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग करें और मध्यम पुरुष के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करें, ये हंसी पैदा करने के लिए। ठीक है, हंसी पैदा करने, हास पैदा करने के लिए इस तरह की छूट पाणिनि ने भी दी है। तो वो कहा प्रहासे च मन्योपपदे मन्यते उत्तमैक वच्च, ऐसा है। यानी हास रस की निष्पत्ति के लिए आप चाहें तो मध्यम पद के लिए उत्तम पद का प्रयोग करें और उत्तम पद के लिए मध्यम पद का प्रयोग कर सकते हैं, हंसी अगर आती है तो। अब देखिए, रे रे चंचल लोचनांचित रुचे, अरे मन चेता, जो चंचल आँखों के प्रति आकर्षित हुए हो, ऐसे है मन प्रमुच्य स्थिर प्रेमाणम। ठीक है, स्थिर प्रेम को छोड़ करके, स्थिर प्रेम क्या है तो ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा में तुमको प्रेम रखना चाहिए, इष्ट देव में प्रेम रखना चाहिए ताकि तुम्हें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। वो न करके तुम जो है महिमानम, प्रेमाणम महिमानम एण नयनम आलोक्य, मृग नयनी को देख करके तुम जो है नाच रहे हो, चंचल हो रहे हो। ठीक है, महिमाने यानी महिमा को छोड़ करके, स्थिर प्रेमाणम महिमानम यानी महिमा युक्त बड़े प्रेम को, स्थिर प्रेम को तुम छोड़ करके कमल नयनी को देख करके तुम जो है नृत्यसी नाच रहे हो। किम मन्य, अब यहाँ पर मन्य से होना चाहिए, किम मन्ये, तो यहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग कर दिया। क्या तुम ये मानते हो, ठीक है, क्या तुम किम मन्ये, वैसे होना चाहिए किम मन्य से दिया है, किम मन्ये, क्या तुम ये मानते हो कि मैं हताम मुंचांतराशाम इमाम, ठीक है, विहरिष्ये, क्या तुम ये मानते हो कि मैं इस क्या तुम ये मानते हो कि मैं इसके साथ विहार करूंगा, रमण करूंगा? कभी नहीं। मुंच यानी छोड़ो, मुंच यानी छोड़ दो, हताम इस दुष्ट को, हतम यानी दुष्ट, इस दुष्ट को छोड़ दो। अंतराशाम इमाम, इस आंतरिक आशा को तुम छोड़ दो, जो दुष्ट आशा है, ऐसी दुष्ट आशा को तुम मत करो। मुंच अंतराशाम इमाम, इस आंतरिक आशा जो कि हत है, दुष्ट है, त्याज्य है, इसको तुम छोड़ो। ऐसा ये तो कैसी है, कंठ तटे कृता, कंठ के तट में यानी गले में बांधी गई है, करी गई है, मतलब बांधी गई है, शिला पत्थर जैसी, संसार वारान्निधौ, संसार सागर में, संसार रूपी सागर में शिला की तरह हमारे गले में बांधी गई है। इसको छोड़ो, ये आंतरिक आशा, इसको छोड़ दो।
स्थिर प्रेम जो महिमावान है उसको पकड़ो, उसको छोड़ करके तुम ये जो कर रहे हो ये बात गलत है, इस तरह की आशा को तुम छोड़ दो। तो ये जो है अत्र प्रहास है। अब यहाँ कोई हंसेगा तो मन्ये की जगह पे होना चाहिए था मन्य से, पर हास रस की निष्पत्ति के लिए यहाँ पर मन्य कर दिया गया। और विहरिष्य के लिए विहरिष्य होना चाहिए था तो विहरिष्य से कर दिया, मध्यम पुरुष कर दिया। यहाँ पर भी हास रस की वित्पत्ति होती है। हे मन, अब वो अपने मन से ही कह रहा है, अरे भाई मन तो छोड़ो, ये सब नहीं करना चाहिए, क्या करा, तो जो सुनेगा उसको हंसी आएगी बेचारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। आगे चलें। पूर्व निपात से यथा, पूर्व निपात का मतलब होता है कि दो शब्द अगर मान लीजिए कि समास आप बनाते हैं, तो समास आप बनाते हैं तो उसमें एक पूर्व पद होगा, ये दूसरा उत्तर पद होगा। ठीक है, उसका एक नियम है। उसका नियम ये है कि जैसे कार्य कारण भाव संबंध है, ठीक है, कार्य कारण भाव कहते हैं ना, तो अब कार्य पहले क्यों रखा भाई? कार्य तो बाद में ना होता है, पहले कारण होता है। पहले मिट्टी होगी, बाद में घड़ा बनेगा, उसके भी पहले कुंभकार आएगा। तो कुंभकार हुआ निमित्त कारण, मिट्टी हुई उपादान कारण। ये दो कारण जो है पहले आते हैं और ये दोनों मिल करके जो है घड़े को बनाते हैं, तो वो कार्य हुआ। तो घड़े का बनना कार्य हुआ, वो तो बाद में हुआ। लेकिन जब आप शब्द को रखते हैं तब कार्य कारण कहते हैं। ये क्या है? तो गलत हो गया ना, पहले तो कारण होता है, तो आपको बोलना चाहिए कारण कार्य भाव संबंध। लेकिन पाणिनि का सूत्र है अल्पाच तरह, यानी पूर्व पद के रूप में पहले अल्प अच यानी कम स्वर वाले शब्दों को रखना चाहिए। ठीक है ना, कम स्वर वाले शब्द। कम स्वर वाले शब्द का मतलब क्या हुआ कि वो शब्द छोटा होगा। तो जो शब्द छोटा है उसको पहले रखिए और जो शब्द बड़ा है उसको बाद में रखिए। ठीक है, अब उसी की बात यहाँ पर की जाएगी। आप देखिए यहाँ पर निपातन जो शब्द होता है, निपातन का मतलब फिक्सेशन, यानी किसको कहाँ रखा जाए, इसको निपातन कहा जाता है। तो पहले रखना है यानी पूर्व निपातन, बाद में रखना है यानी उत्तर निपातन। उत्तर निपातन वाली बात आएगी तब देखेंगे। यहाँ तो पूर्व निपातन हो यानी पहले रखना। अब समास में जो है पूर्व पद बनाने को पूर्व निपातन कह दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं देखिए, येषाम दौर्बलमेव दुर्बलतया ते सम्मतास्तैरपि प्रायः केवल नीति रीति शरणैः कार्यम किम उर्वीश्वरैः। हे क्षमा ये क्षमा शक्र पुनः पराक्रम नय स्वीकार कांत क्रमाः तेस्युर्नैव भवादृशाः त्रिजगति द्वित्राः पवित्राः परम। ठीक है, ये जो है हे राजन से क्षमा शक्र यानी पृथ्वी के इंद्र, क्षमा यानी पृथ्वी, हे पृथ्वी के इंद्र, येषाम दौर्बलमेव, दौर यानी बाहु, यानी जिनके पास केवल बाहुबल हो, दुर्बलतया ते सम्मताः। ठीक है, तैरपि प्रायः केवल नीति रीति शरणैः कार्यम किम उर्वीश्वरैः। तो जिनके पास दुर्बलता ही जिनके पास बाहुबल हो लेकिन नीति बल नहीं है, तो कह रहे हैं कि वे भी दुर्बल हैं। भाई दो होना, आप जानते हैं डिप्लोमेसी भी जरूरी होती है। केवल बाहुबल सारे शस्त्र मिसाइल वगैरह रख लेंगे, परमाणु बम रख लेंगे, वो भी नहीं चलेगा। केवल ये डिप्लोमेसी जरूरी होती है। तो दुर्बलतया ते सम्मताः, भाई वो दुर्बल के वो भी दुर्बल माने जाते हैं अगर उनके पास नीति का कोई बल ना हो। ठीक है, और केवल जिनके पास नीति है, बाहुबल नहीं है, मिसाइल वगैरह नहीं है, वो बम नहीं है वगैरह वगैरह, तो वे भी उन राजाओं से भी क्या काम, कोई फायदा नहीं है। केवल नीति से भी नहीं चलती है, दोनों होना जरूरी है। प्रायः के ऐसे राजाओं से भी क्या फायदा। ये पुनः ये जो राजा हे क्षमा शक्र यानी हे पृथ्वी के इंद्र, पराक्रम नय स्वीकारा क्रांत क्रमाः, पराक्रम और नय यानी बल और नीति दोनों को स्वीकार करने वाले, कांत क्रम अच्छे आचरण वाले, वे स्युः वे ही राजा होते हैं।
तेषु नैव भवादृशाः त्रिजगति द्वित्राः पवित्राः। इस जगत में आप जैसे बहुत कम 2-3 ही राजा हैं जो दोनों को मान करके, दोनों को स्वीकार करके चलते हैं। बाकी कुछ लोग तो के पास केवल बल ही है, कुछ लोगों के पास केवल नीति है। तो जिनके पास बल है और नीति नहीं है वे भी दुर्बल हैं, और जिनके पास केवल नीति है, आचरण है और बाहुबल नहीं है, वो भी कमज़ोर हैं, उनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। आप जैसे राजा तो बहुत ही 2-3 ही हैं इस पृथ्वी पर, जो पराक्रम और नय नीति दोनों को मान करके शुद्ध आचरण करते हैं, बढ़िया आचरण करते हैं, ऐसे 2-3 ही राजा यहाँ पर पृथ्वी पर हैं। यानी कितनी अच्छी प्रशंसा कर दी इस कवि ने। ठीक है, तो अत्र अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये सारा काव्य तो ठीक है, व्यंजना कहाँ पर है, तो कह रहे हैं पराक्रम नय स्वीकार। अब पराक्रम नय स्वीकार में नय शब्द है 2 स्वरों वाला और पराक्रम है 4 स्वरों वाला, तो अल्पाक्षर में तो नहीं बैठा ना यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया ऐसे देखा जाए तो समाज के नियम के अनुसार। लेकिन आप जो है उसकी प्रधानता बताना हो तो पहले रख सकते हैं, ये छूटछाट रहती है। तो प्रधानता दिखाने के लिए, यानी पराक्रम और नय में प्रधानता किसकी, तो वही पराक्रम की प्रधानता है, इसलिए उन्होंने पराक्रम पहले रख दिया। तो वही कह रहे हैं कि अत्र पराक्रम से प्राधान्यम अवगम्यते, यहाँ पराक्रम पहले रख दिया। तो आप ये मान लीजिए, व्यंजना ये निकलती है कि आप समझिए कि उसने पराक्रम को प्रधानता दी, ये है उसका व्यंजन। तो इस तरह से पूर्व निपात भी व्यंजक होता है, ये कहना है। ठीक है, अब विभक्ति विशेषस्य यथा, देखिए विभक्ति का भी इसका भी ये भी कमाल की होती है विभक्ति भी। प्रधनाध्वनि धीर धनुर्ध्वनि भृति विधुरैः अयोधि तव दिवसम दिवसेन तु नरप भवान अयुद्ध विधि सिद्ध साधुवाद पदम। प्रधनाध्वनि यानी समर मार्ग में, युद्ध मार्ग में, ठीक है। धनुर्ध्वनि भृति, धनुषों की टंकार से भरे हुए उस समर मार्ग में, युद्ध मार्ग में, हे धीर, तब विधुरई ही आपके शत्रुओं के द्वारा, दिवसम अयोधि कर्मवाच्य है, ध्यान रखिएगा, पूरा दिन लड़ा गया। दिवसम अयोधि, पूरे दिन लड़े, तुम्हारे शत्रु पूरे दिन लड़ते रहे मार्ग में, धनुष के मार्ग यानी रणभूमि में। दिवसेन तू नरप, हे नरप यानी हे राजन, राजाओं के को पालने वाले, हे राजन, भवान यानी आप, अयुद्ध लड़े, दिवसेन दिवस एक दिन ही लड़े, विधि सिद्ध साधु पादवाद पदम, विधि के द्वारा, सिद्ध साधुवाद, विधि यानी ब्रह्मा, सिद्ध यानी गणों के, साधुवाद के पात्र आप ने एक ही दिन लड़ा और उस पद को प्राप्त कर, यानी आपको सिद्धि मिल गई, आप जीत गए एक ही दिन में, दिवसेना। अब यहाँ विभक्ति क्या काम करती है, वहाँ पर दिवसम है और यहाँ पर दिवसेना है, तृतीया है। ठीक है, आप जानते हैं कालाध्वन और अत्यंत संयोगे पाणिनि का सूत्र है, काल और अध्वन, ठीक है, इन दो शब्दों में और या फिर इनके वाचक शब्दों में अगर अत्यंत संयोग हो तो द्वितीया लगती है, कालवाचक शब्द होगा या मार्गवाची शब्द होगा, पंथानम गच्छति, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ते पर चल रहा है, ठीक है ना। क्रोशम गच्छति, या हाँ ये चल रहा है। अब ये चलने का आपने जहाँ से शुरुआत की और अंत तक चलते ही रह गए, कोई परिणाम नहीं आया, तब द्वितीया लगेगी। अत्यंत संयोग रहा इसलिए काला ध्वनो हो अत्यंत संयोगे। लेकिन अपवर्गे तृतीया, काम आप कर रहे हैं और एक समय मर्यादा में या एक काल सीमा में, यानी मार्ग की सीमा में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में अगर आपने कोई काम कर दिया, तब उसी कालवाची शब्द में तृतीया लगेगी और उसी मार्गवाची शब्द में तृतीया लगेगी। अब देखिए यहाँ पर दिवसम अयोधि,
पूरे दिन लड़ा गया, यानी वो जीत नहीं पाए, पूरे दिन लड़ते रहे पर उनको जीत हासिल नहीं हुई। आपने दिवसे न अयुद्ध, एक दिवस में ही युद्ध लड़ लिया और पूरा भी हो गया, आप जीत गए, ये कहना है। ठीक है, तो अब आप जो है एक दिन में ही वो युद्ध लड़ लिया, सिद्ध पुरुषों ने, ब्रह्मा वगैरह ने आपको साधुवाद दे दिया, धन्यवाद दे दिया, शाबाशी ले लिए, ये सब हो गया। तो दिवसे न, ये यानी यहाँ पर विभक्ति जो है व्यंग्य हो रही है। दिवसम कहने पर वो जीत नहीं पाए या फिर हार गए, और यहाँ पर दिवसेन कहने पर साधुवाद पद आपको मिला, दैट मीन्स आप विजयी हो गए, ये व्यंग्य हो रहा है। तो विभक्ति यहाँ व्यंजित हो रही है, विभक्ति के द्वारा यहाँ व्यंग्यार्थ प्रकट हो रहा है। ये अत्र दिवसेन इति अपवर्ग तृतीया, अपवर्ग मतलब मोक्ष, मोक्ष में यानी काम से फुर्सत मिल जाए, काम से आप मुक्त हो जाएं, काम पूरा हो जाए तो तभी आप काम से मुक्त होंगे ना। आपको एक किताब पढ़नी कहा जाए, 2 घंटे में आपने किताब को पढ़ने का काम पूरा कर दिया, किताब पूरा कर दिया, तब कहेंगे कि भाई आप तृतीया लगाइए वहाँ पर। ठीक है, क्रोशेन पुस्तकम पठितम, 2 कोष चलते चलते आपने पुस्तक पढ़ लिया। क्रोशम पुस्तकम पठति, 1 कोष चले और पुस्तक पढ़ते रहे लेकिन आप पूरा नहीं कर पाए, तब या क्रोशम लगेगा। और क्रोशे न करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पुस्तक पढ़ने का काम हो गया, पूरा हो गया। तो अपवर्ग तृतीया का ये मतलब है। तो अत्र दिवसेन इति अपवर्ग तृतीया फल प्राप्तिम द्योतयति, फल को प्राप्ति को वहाँ व्यंजित कर रहा है, यानी जीत मिल गई, जीत हासिल हो गई, इस प्रकार की फल प्राप्ति हो गई, या वहाँ द्योतित हो रही है, व्यंजित हो रही है ये बात। ठीक है, आगे चलें, समय तो है, चलिए एक श्लोक हम कर लेंगे, एक उदाहरण हम कर लेंगे। अब आगे क्या है, यहाँ तो विभक्ति हो गई है। ठीक है, अब उपसर्ग की व्यंजकता की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ भूयो भूयो, हाँ, भूयो भूयो सविध नगरी रथ्यजा पर्यटन्तम दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवन बलभी तुंगवातायनस्था साक्षात् कामम नवम इव रतिमालती माधवम यत् गाढ़ोत्कंठा ललित लुलितैहि अंगकैहि ताम्यतीति। ठीक है, अब तद्धित का यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। तद्धित का जो क प्रत्यय होता है वह बहुत कई अर्थों में होता है। क प्रत्यय तद्धित जो है छोटे अर्थ में होगा, विचारक के अर्थ, दयनीय अर्थ में भी होगा, बहुत सारे अर्थों में होता है, उसकी अलग ही चर्चा है। अब यहाँ देखिए, ये मालती माधव नाम का नाटक है, इस नाटक में यह श्लोक आता है। माधव जो है, जहाँ पर मालती बैठती है उसका एक खिड़की है, खिड़की के सामने एक गली रास्ता जाता है, उसी रास्ते से वो गुजर रहा है, चल रहा है। तो वही भूया भूया ने बार बार सविध नगरी रथ्यजा, पास की, सविध ने पास की नगरी के रास्ते से पर्यटनतम, पर्यटन करते हुए, जाते हुए, देख, दृष्टवा दृष्टवा, बार बार देख, दोबारा है ना, यानी दृष्टवा यानी बार बार देख करके, भवन वल्लभी तुंगवातायनस्था, अपने भवन के वल्लभी यानी खिड़की के पास, ऊंचे, वातायनस्थ यानी खिड़की के पास बैठी हुई वह मालती माधवम, माधव को साक्षात रति जैसे काम को देखती है, वैसी मालती गाढ़ोत्कंठा ललित लुलितैहि अंगकैहि, गाढ़ उत्कंठा से सुंदर चंचल अंगों के द्वारा, अंगों के साथ, अंगों से युक्त होती हुई, ताम्यति मुरझा रही है, फीकी पड़ रही है, मुरझा रही है। ठीक है, मुरझाई जा रही है। अब बात यह है कि आप सामने कोई चीज़, प्रेमी है, वो जा रहा है, मिल नहीं पा रही है, तो निराश होना तो बनता है। तो निराश हो गई। अब निराश हो गई तो कैसे, तो कह रहे बार बार वो देख रही है, बैठी हुई है, वो जा भी रहा है, अच्छा वो बार बार जाता भी है, जानता है उसको, तो अब ऐसे, अब लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार भी देख लीजिए, साक्षात रति ही नवम
कामम इव, जैसे रति नए काम को देख रही हो, इस तरह से मालती जो है माधव को देखते हुए गाढ़ उत्कंठा से सुंदर और चंचल नए अंगों से युक्त होती हुई वह मुरझाई जा रही है। ठीक है। अब इसमें अनुकंपनीय के अर्थ में तद्धित का क प्रत्यय लगा हुआ है, अनुकंपा के योग्य। ठीक है, तो क प्रत्यय जो है अनुकंपा के योग्य है, यह बात व्यंजित कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो है तद्धित का क प्रत्यय व्यंग्य हुआ। ठीक है, तद्धित का क प्रत्यय व्यंग्य हुआ। अब हम लोग यहाँ पर रोकेंगे, इसलिए रोकेंगे कि कल बात आगे चलेगी। मुझे आप लोगों को ध्वनि की और भी बातें बतानी हैं, ध्वनि की संख्या की, ध्वनि के भेदों की, तो यह हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।